हेलो गाइस, नमस्कार। गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आशीष क्लासेस पर। सेशन नंबर 77 डिस्कस करेंगे। टाइटल है टाइमली इन एक्शन। ये इकॉनमी बेस्ड एडिटोरियल है, तो उसी तरह के टर्म्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टाइमली इन एक्शन को हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम कॉमन एरर्स डिस्कस करेंगे, और ये मल्टीपल एरर्स हैं इसमें। तो देखिए, द आरबीआई हैव डिसाइडेड टू keep द रेपो रेट अनचेंज्ड फॉर कंट्रोलिंग ऑफ इन्फ्लेशन एंड बूस्टिंग द ग्रोथ। करिए कोशिश एक बार आप। देखिए, आरबीआई सिंगुलर है तो है जाएगा। आरबीआई ने तय किया है क्या, टू के साथ बेस फॉर्म कीप, कि हम रेपो रेट को अनचेंज रखेंगे। किस लिए रखेंगे? फॉर कंट्रोलिंग हो सकता है, टू कंट्रोल भी हो सकता है। ऑफ लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंट्रोल जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, तो सीधा ऑब्जेक्ट लगेगा। इन्फ्लेशन को और क्या करना है? बूस्ट करना है ग्रोथ को। अब ग्रोथ कौन सी? कुछ स्पेसिफिक तो है नहीं, तो द हट जाएगा, ये आंसर आएगा। तो गलतियां यहाँ पे चार गलतियां हैं। आरबीआई सिंगुलर है तो है जाएगा। दूसरा, कीप आएगा कैप्ट के स्थान पे टू के साथ बेस फॉर्म। कंट्रोल ट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए सीधा ऑब्जेक्ट लगेगा इन्फ्लेशन। और ग्रोथ से पहले दे नहीं आएगा, क्योंकि ग्रोथ यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं है, जनरल एक बात कर रखी है। इसका ट्रांसलेशन ये हुआ कि आरबीआई ने तय किया है कि वो रेपो रेट को अपरिवर्तित रखेगी। किस लिए? महंगाई को नियंत्रित करने के लिए और ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। द एमपीसी वॉज टू का डिसीजन। यहाँ पे गलती है कि भाई ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। टुक का जो डूअर है वो एमपीसी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है। वॉज हटेगा, तो एमपीसी ने डिसीजन लिया। विच एक वचन के लिए आ रहा है यहाँ पे डिसीजन के लिए, तो यहाँ आएगा वॉज। वो डिसीजन जो प्रभावित था किससे? ग्लोबल अनसर्टेनिटीज से। ठीक है। अब ये ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के बारे में कुछ दे नहीं रखा, कौन सी ग्लोबल अनसर्टेनिटीज इस सेंटेंस में, तो दे हटा दीजिए। और वेस्ट एशिया जगह की बात कर रहा है, तो दे लगेगा नहीं। ठीक है। तो कह रहा है कि एमपीसी टुक, ये एक्टिव वॉइस है इसलिए, डिसीजन सिंगुलर है इसलिए वॉज, ग्लोबल अनसर्टेनिटी जो है वो डेफिनेट नहीं है, इसलिए हट जाएगा द। और वेस्ट एशिया से पहले द, क्योंकि जगह के नाम से पहले द नहीं लगता। इसका ट्रांसलेशन ये हुआ कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने निर्णय लिया, वो निर्णय जो कि प्रभावित था किससे? वैश्विक अनिश्चितताओं से। कहां पर? वेस्ट एशिया में। सप्लाई चेन कॉन्स्टेंट्स, जो आपूर्ति श्रृंखला के कॉन्स्टेंट्स हैं, मतलब बैरियर्स हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, रुकावटें हैं, बाधाएं हैं। कांस्टेंट प्लूरल है इसलिए है। तो इन बाधाओं ने क्या कर दिया है? इंक्रीज कर दिया है। किसको? कॉस्ट को बढ़ा दिया। अभी बात सोच के चलो कि सप्लाई चेन कांस्टेंट, ये मुझे लग रहा है सब कुछ स्पेसिफिक ही दे रखा है, कि जो बात कर रहा है कि सप्लाई चेन में कुछ बाधाएं आ रखी हैं, उन बाधाओं ने कीमतों को बढ़ा दिया है। ठीक है। अब कीमतें भी जो बाजार में हैं, उन कीमतों को बढ़ा दिया और ड्रैग डाउन कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है ग्रोथ को इकोनॉमी में। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे लगा उस द सप्लाई चेन कॉन्स्टेंट्स, क्योंकि जो बोल रहा है, बयान कर रहा है व्यक्ति, तो उसको तो पता ही है कि कौन से कॉन्स्टेंट्स हैं, और जिसको बता रहा है, चर्चा कर रहे हैं, उसको पता होगा कौन से कॉन्स्टेंट्स। तो फिर यहाँ पे ये द सप्लाई चेन कॉन्स्टेंट्स, यहाँ पे डायरेक्ट आएगा, क्योंकि एंड से पहले थर्ड फॉर्म दे दी है हैज के साथ, हालांकि सॉरी हैव के साथ। ये सब्जेक्ट तो एक ही है, तो ये सब्जेक्ट एक है, तो हेल्पिंग वर्ब भी एक बार ही यूज की जाएगी। फिर यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा, और बाकी सब ठीक है। जब कॉस्ट ठीक है, तो यहाँ पे ग्रोथ के पहले भी दैट ठीक है। नहीं क्या? तो ये कोई रूटीन की बात नहीं कर रहा है, ये कोई स्पेसिफिक बात कर रहा है कि सप्लाई चेन में जो बाधाएं हैं, उन बाधाओं ने कीमतों को बढ़ा दिया है और ग्रोथ को कम कर दिया है इकोनॉमी में। और इकोनॉमी जो अपने देश की इकोनॉमी, उसकी बात कर रहा है। द फोरकास्ट ऑफ जीडीपी, एक वचन है, इज। पूर्वानुमान जो है जीडीपी का, फोरकास्ट होता है पूर्वानुमान, वो संभावित है टू चेंज, टू के साथ बेस फॉर्म चेंज। सिग्निफिकेंटली मतलब बहुत ज्यादा। इन द अपकमिंग एमपीसी अनाउंसमेंट, आने वाले एमपीसी घोषणाओं में। तो जीडीपी की जो पूर्वानुमान है, उसकी संभावना है कि वो जो लाइकली टू चेंज, उसकी संभावना है बदलने की। अब ऐसे तो इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, टू बी चेंज्ड, क्योंकि ये पूर्वानुमान बदले जाएंगे किसी के द्वारा, तो पैसिव मान सकते हैं उसको, तो टू बी चेंज कर दीजिए इसको।
तो जीडीपी के पूर्वानुमान के बदले जाने की संभावना है बहुत ज्यादा आने वाले एमपीसी अनाउंसमेंट्स में। शिपिंग कंपनीज प्लूरल है, आर आएगा। हेजिटेंट मतलब होता है रिलेक्टेंट, ये हिचकिचा रही हैं, ये अनिच्छुक हैं, किस लिए? अब ये पर्पस है, तो टू के साथ बेस फॉर्म टू ब्रेव। टू ब्रेव का मतलब है साहस से सामना करना, फेस करना, है ना। थ्रू द स्टेट ऑफ हॉर्मुज ड्यू टू द राइजिंग टेंशंस। अब राइजिंग टेंशंस के बारे में बता नहीं रखा कौन सी टेंशन है, दे हटा दीजिए। हालांकि हमें तो पता है कि ईरान अमेरिका वाली है, लेकिन इस कंडीशन में, इस सेंटेंस में नहीं पता, इसलिए दे हटेगा। तो शिपिंग कंपनीज वो होती हैं जो कि सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजती हैं, वो तो शिपिंग कंपनीज हैं। और वो हेजिटेंट है, मतलब वो अनिच्छुक हैं। किस चीज़ के लिए अनिच्छुक हैं? कि भाई वो हिम्मत नहीं कर पा रही हैं कि वो सामान भेज दे स्टेट ऑफ हॉर्मुज से। किस कारण से? बढ़ते हुए परेशानियों के कारण। अभी राइजिंग टेंशन जो है, यहाँ पे दे लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो था एरर वाली कहानी। अब देखो पढ़ो, देखिए इसको कि एडिटोरियल किस बारे में है। The editorial discusses the Reserve Bank of India's decision to keep the repo rate unchanged। तो एडिटोरियल डिस्कस करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का निर्णय। निर्णय क्या है कि रेपो रेट को हम अपरिवर्तित रखेंगे। एंड एक्सप्लेन्स व्हाई दिस वेट एंड वॉच अप्रोच। और ये एडिटोरियल ये समझाता है कि क्यों ये जो अप्रोच है कि वेट करना चाहिए और देखना चाहिए क्या होता है, वो अप्रोप्रिएट है इन द करंट सिचुएशन। वर्तमान स्थिति में ये उपयुक्त क्यों है, ये बातें कर रहा है। तो एक तो हम डिस्कस करेंगे इस डिसीजन के बारे में, जो अनचेंज रखने का जो डिसीजन है वो। और दूसरा, ये जो वेट एंड वॉच अप्रोच है आरबीआई की, ये वर्तमान में कैसे उपयुक्त है, इसके बारे में डिस्कशन होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइमली इनएक्शन। टाइमली इनएक्शन में इनएक्शन तो है नाउन और टाइमली होगा एडजेक्टिव। अच्छा, हर एलवाई से एंड होने वाला शब्द एडवर्ब ही हो ऐसा नहीं है, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे। खा एक आम तौर पर एक सामान्य एक चीज ध्यान रखें कि नाउन के साथ अगर आप एलवाई जोड़ते हैं तो वो एडजेक्टिव बनाता है, और अगर आप एडजेक्टिव के साथ एलवाई जोड़ते हैं तो वो एडवर्ब बनाता है। तो कुछ ये चीज ध्यान रखनी है आपको। नाउन के साथ एलवाई जोड़ेंगे तो एडजेक्टिव बनाएंगे, और एडजेक्टिव के साथ एलवाई जोड़ेंगे तो एडवर्ब बनाएंगे। तो ये टाइम तो नाउन है, नाउन के साथ जोड़ा तो ये एडजेक्टिव बन गया। टाइमली इनएक्शन का मतलब है समय पर जो निष्क्रियता है, समय के अकॉर्डिंग जो निष्क्रियता है उसकी बात है ना। ये एक प्रकार से ऐसे कह सकते हो वेल टाइम्ड है। टाइमली का मतलब है वेल टाइम्ड है, कि बिल्कुल उचित समय है, इस समय निष्क्रिय बना रहना ही ठीक है, कोई एक्शन नहीं लेना ही ठीक है। किसको लेकर है? आरबीआई के निर्णय को लेकर। और निर्णय क्या है? होल्ड रेपो रेट। होल्ड का मतलब यहाँ पे है मेंटेन करना, बनाए रखना। तो निर्णय है रेपो रेट को बनाए रखने का, जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में। तो इसकी चर्चा हम करेंगे। स्लोइंग ग्रोथ एंड राइजिंग इन्फ्लेशन। एक तो ग्रोथ, ग्रोथ नाउन है और ये इसका एडजेक्टिव है। ग्रोथ कैसी? धीमी होती हुई। और दूसरा ये कंजंक्शन है। इन्फ्लेशन महंगाई नाउन है, राइजिंग बढ़ती हुई महंगाई एडजेक्टिव है, और आईएनजी है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। एक तो मंद होती हुई ग्रोथ, दूसरा बढ़ती हुई महंगाई। इन दोनों ने क्या किया है? नेसेसिटेट किया है, आवश्यक बना दिया है, जरूरी बना दिया है। किस चीज को? अनचेंज्ड रेट्स को, मतलब उन दरों को जो अपरिवर्तित है। तो अपरिवर्तित दरों को इसने आवश्यक बना दिया है। तो स्लो होती हुई ग्रोथ और बढ़ती हुई महंगाई ने अनचेंज्ड रेट्स को नेसेसिटेट कर दिया है, आवश्यक बना दिया है, जरूरी बना दिया है। ठीक है, देखिए इस स्लाइड में कौन कौन से वर्ड्स हैं। हेस्टी, हेस्टी का मतलब है जल्दबाजी, उतावलापन। रोइल का मतलब है, आप कह सकते हो व्यवधान पैदा कर देना, व्यवधान पैदा करना, खलल डालना। नीड ऑफ द आर का मतलब है अर्जेंट रिक्वायरमेंट, इमीडिएट नेसेसिटी, तत्कालिक आवश्यकता, तत्कालिक आवश्यकता, वर्तमान की आवश्यकता। ठीक है,
अब देखो, द आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीज डिसीजन, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो है, मौद्रिक नीति समिति है, उसका निर्णय, निर्णय क्या, कि इंटरेस्ट रेट को रखेंगे हम अपरिवर्तित। अब आगे देखो, अब ये गवर्नर के अनुसार तो ये वेट एंड वॉच अप्रोच है, कि चलो देखते हैं, इंतजार करते हैं क्या रहता है। तो ये एक सेंसिबल मूव है। तो लेखक के अनुसार ये मूव कैसा है, समझदारी भरा कदम है। एट अ टाइम व्हेन हेस्टी वर्ड्स एंड डीड्स हैव रोइल्ड वर्ल्ड मार्केट्स, ऐसा समय चल रहा है जहां हेस्टी वर्ड्स, बिना सोचे समझे, जल्दबाजी में जो शब्द आपने कह दिए और काम जो आपने जल्दबाजी में किए, उसने विश्व के मार्केट को क्या कर रखा है, रोइल, उथल पुथल करके रख रखा है, डिस्टर्ब कर रखा है। इकोनॉमीज, अर्थव्यवस्थाओं को ऐसा कर रखा है, इवन हाउस होल्ड्स, और यहां तक कि परिवारों पर इसका असर है। अ मेजर्ड पॉलिसी रेस्पॉन्स, तो एक नपातुला, एक संतुलित नीतिगत जो एक आपका रेस्पॉन्स है, प्रत्युत्तर है, वॉज द नीड ऑफ द आर, ये इस समय की आवश्यकता थी। अब देखो विस्तार से पढ़ते हैं इसको। द आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीज डिसीजन, ये सब्जेक्ट, ये डिसीजन जो है, ये वर्ब, ये क्या है, एक सेंसिबल मूव है। ए डिटर्मिनर, सेंसिबल एडजेक्टिव, मूव नाउन। तो एक समझदारी भरा कदम है। बीच में क्या है, डिसीजन क्या, रखने का, किसको रखने का, इंटरेस्ट रेट को, कैसे रखने का, अनचेंज्ड। और लेखक कह रहा है कि ये जो अप्रोच है ना, ये गवर्नर के शब्दों में वेट एंड वॉच अप्रोच है। ठीक है, मतलब आप इंतजार करें और देखें क्या हो रहा है। एट अ टाइम व्हेन हेस्टी वर्ड्स, अब ये व्हेन से जो दे रखा है ये एडवर्ब क्लोज बनाएगा। ऐसे समय में जब हेस्टी वर्ड्स और डीड्स जो हैं, इन्होंने किया है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब, इसने उथल पुथल मचा रखी है वैश्विक बाजारों में, अर्थव्यवस्थाओं में, और यहां तक कि हाउस होल्ड्स। इवन वैसे तो एडवर्ब होता है, लेकिन यहाँ एडजेक्टिव है, और एम्फेसाइज करने के लिए काम आता है, जोर देने के लिए काम आता है, और यहां तक कि परिवारों में। तो ऐसे दौर में जो मेजर्ड पॉलिसी रेस्पॉन्स है, मेजर्ड मतलब नपातुला, बैलेंस्ड कह सकते हो, इस मेजर्ड को कह सकते हो बैलेंस्ड, एडजेक्टिव है यहाँ पे ये, और थर्ड फॉर्म दे रखी है तो पास्ट पार्टिसिपल है। एक संतुलित जो पॉलिसी रेस्पॉन्स है वो क्या था, वो नीड ऑफ द आर था, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये समय की आवश्यकता थी। ठीक है, ये कहानी है इसकी। नेक्स्ट पे आइए। कंटेन का मतलब है नियंत्रित करना। एंटिसिपेटेड का मतलब है पूर्वानुमानित, पूर्वानुमानित। सर्ज का मतलब है, मतलब बढ़ना, अचानक से बढ़ना कह सकते हो, बढ़ोतरी कह सकते हो। ठीक है। द चैलेंज बिफोर द एमपीसी, अब लेखक कह रहा है कि भाई एमपीसी के सामने एक चैलेंज है। चैलेंज क्या है, वो है मैन टूल, इट हैज द रेपो रेट, इसके पास मुख्य जो एक हथियार है वो है रेपो रेट। इम्पैक्ट्स ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन इन अपोजिट वेज, वो जो मैन टूल है, रेपो रेट है, वो वृद्धि को भी और महंगाई को ऑपोजिट तरीके से प्रभावित करती है, उल्टे तरीके से प्रभावित करती है, विपरीत तरीके प्रभावित करती है। दैट इज, मतलब ये है, इफ इट हैड रेज्ड रेट्स टू ट्राई टू कंटेन एन एंटिसिपेटेड सर्ज इन इन्फ्लेशन, यदि इसने दरें बढ़ा दी होती, किस लिए, जो पूर्वानुमानित बढ़ोतरी है महंगाई में, उसको रोकने के लिए, तो इससे फिर ग्रोथ प्रभावित होती। ठीक है। दूसरी तरफ यदि इसने कम कर दी होती दरों को ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, तो फिर ये इन्फ्लेशन बढ़ जाती, विपरीत हो गया ना, उल्टा हो गया। तो चैलेंज किसके सामने, एमपीसी के सामने, इज ये क्रिया, ये कंजंक्शन। तो चैलेंज जो है एमपीसी के सामने वो ये है कि जो मैन टूल, सब्जेक्ट, इट हैज, ये सब्जेक्ट और ये अलग है, ये एमपीसी के लिए इट आ रहा है। तो एमपीसी के पास जो मुख्य हथियार है, वो मुख्य हथियार लॉन्ग डैश लगा के समझाया, वो हथियार है रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब वो दर जिस पर आरबीआई बैंक्स को पैसा उधार देता है, वो दर जो होती है उसको रेपो रेट बोलते हैं। तो ये जो मेन टूल है, ये प्रभावित करता है ग्रोथ और इन्फ्लेशन दोनों को, ऑपोजिट वेज से प्रभावित करता है।
विपरीत तरीकों प्रभावित करता है। दैट इज, ये होता है इन अदर वर्ड्स, मतलब अर्थात। दैट इज का मतलब होता है इन अदर वर्ड्स, अर्थात। अब देखो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है कि यदि ऐसा कर दिया होता, किया तो नहीं इसने, ये इमेजिन कर रहा है पास्ट में ऐसा कर दिया होता, तो यदि इसने, किसने, एमपीसी ने, हेड के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है, बढ़ा दी होती रेट्स को, किस लिए, कोशिश करने के लिए कि एंटिसिपेटेड जो सर्ज है इन्फ्लेशन में उसको रोके। ठीक है, तो यदि एमपीसी ने दरों को बढ़ा दिया होता, किस लिए, कोशिश करने के लिए, कोशिश किस चीज की, जो एंटिसिपेटेड सर्ज है, जो बढ़ोतरी है, बढ़ोतरी कैसी, पूर्वानुमानित, किसमें, महंगाई में, इसको रोकने के लिए। तो फिर क्या होता, ये जो चीज है वो हर्ट करती ग्रोथ को, वो मतलब नेगेटिव तरीके से प्रभावित करती ग्रोथ को। दूसरी तरफ, ऑन द अदर हैंड, एक फ्रेज है, दूसरी तरफ यदि इसने, अब यहां भी हेड आना चाहिए थर्ड कंडीशनल सेंटेंस के अकॉर्डिंग, यदि इसने कम कर दिया होता, लोअर का मतलब है रिड्यूस करना या मिटिगेट करना, तो यदि इसने कम कर दिया होता दरों को, ये ऑब्जेक्ट हो गया, किस लिए, ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, तो ये क्या होता दूसरे क्लोज में, तो ये पुश करता इन्फ्लेशन को ऊपर की तरफ, मतलब महंगाई बढ़ा देता। पुश अप का मतलब है इंक्रीज कर देता, ये पुश अप जो है इसका मतलब है बढ़ा देता। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, इफ के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो दूसरी तरफ वुड हैव या शुड हैव या कुड हैव या माइट हैव, और इसके साथ थर्ड फॉर्म, ये होती है थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। इफ के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो दूसरी तरफ इनमें से कुछ आएगा, थर्ड फॉर्म आएगी, ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। ये इम्पॉसिबल कंडीशन ऑफ पास्ट होती है, मतलब पास्ट में ऐसा मोमेंट निकल गया आपके हाथ से, अब तुम बस सोच रहे हो कि ऐसा हो गया होता तो इसका रिएक्शन ऐसा होता। ठीक है, तो देख रहे हैं आप, इफ के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दूसरी तरफ वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, यहाँ इफ के साथ हैड प्लस थर्ड फॉर्म, दूसरी तरफ वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, पुशअप का मतलब क्या है, इंक्रीज करना। पढ़ो देखिए इसको। कॉन्स्टेंट्स का मतलब होता है रुकावटें, बाधाएं, रुकावटें, बाधाएं। ड्रैग डाउन का मतलब है कम करना। जंक्चर का मतलब है बिंदु या क्षण कह सकते हो, इस क्षण, इस स्टेज पर। डैम्पेन का मतलब है कम करना ही होता है वैसे तो, दबाव डालना, कम करना, हतोत्साहित करना, ये सब मतलब होता है। पढ़ो देखिए खुद से, समझ में आ रहा है कि आपको। देखो, द वॉर इन वेस्ट एशिया हैज रिजल्टेड इन बोथ ऑफ दीज अनडिजायरेबल आउटकम्स। अब जो ये वेस्ट एशिया में युद्ध चल रहा है, अमेरिका और ईरान वाला, उसका परिणाम ये निकला है कि दोनों प्रकार के अवांछनीय परिणाम आए हैं। दोनों का मतलब, महंगाई भी बढ़ी है, ग्रोथ भी कम हुई है ना। सप्लाई चेन कॉन्स्टेंट्स है पुश्ड अप कॉस्ट, तो सप्लाई चेन कॉन्स्टेंट्स हैं, जो आपूर्ति श्रृंखला संबंधी जो रुकावटें हैं, उसने कीमतों को बढ़ा दिया है। वाइल ऑल्सो ड्रैगिंग डाउन ग्रोथ, और ग्रोथ को क्या कर दिया है, कम कर दिया है। अ रेट चेंज एट दिस जंक्चर, अब अगर इस क्षण या इस फेज में, इस स्टेज पर आप कोई दरों में बदलाव करते, तो कुड हैव मेड मैटर सिग्निफिकेंटली वर्स, तो ये मामले को और ज्यादा, बहुत ज्यादा बदतर कर देता, और आगे चलकर जो इकोनॉमी का माहौल है उसको हतोत्साहित कर देता या दबा देता माहौल को, या नेगेटिव तरीके से प्रभावित करता। डैम्पेन का मतलब ये है। ठीक है, इंक्रीज का एंटोनिम है क्या, डैम्पेन। द वॉर कहां पर, वेस्ट एशिया में। अब कहां का आंसर जो आता है वो क्या होता है, एडवर्ब। ये वॉर की वर्ब है। इसका परिणाम, रिजल्ट इन का मतलब होता है परिणाम निकलना। इसको तुम लीड टू कह सकते हो, इसको तुम गिव राइज टू कह सकते हो। ठीक है, इसका परिणाम निकला है क्या, बोथ ऑफ दीज अनडिजायरेबल आउटकम्स।
ये जो दोनों अवांछनीय परिणाम है ना वो निकले हैं। कैसे? ये कोलन लगा के समझाया कि सप्लाई चेन कांस्टेंट। अब देखो इसमें मैंने जो एरर दी थी आपको, मैंने कहा था द सप्लाई चेन कांस्टेंट कर दो, तो यहाँ पे तो इसने द नहीं लगा रखा। मैंने वहां आपको द लगाने के लिए कहा, तो यहां भी द लग जाना चाहिए, क्योंकि जो बोल रहा है उसको पता है कि कौन से आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान आ रहे हैं। यहां तो खैर वैसे ही पता लग रहा है क्योंकि इस युद्ध के कारण आ रहे हैं, तो दय लगना चाहिए। तो फिर दय लगना चाहिए, तो फिर आगे देखो ये कॉस्ट बढ़ाएगा, ग्रोथ को कम करेगा, तो ये भी जो कीमतें हैं, कौन सी कीमतें, कौन से वर्तमान सिनेरियो की कीमतें, तो यहां भी दय लग जाना चाहिए। ठीक है। तो सप्लाई चेन कांस्टेंट जो है, इसने पुशअप किया है किसको? कॉस्ट को, जबकि ये कंजंक्शन हो गया। अब वाइल के ठीक बाद में, हालांकि वैसे तो कंजंक्शन, लेकिन यहां कंजंक्शन का काम नहीं करेगा ये वाइल के ठीक बाद में क्या लग रहा है? आईएनजी। वाइल के ठीक बाद कोई क्रिया लगाते हो तो आईएनजी लगता है। ठीक है। ऐसा करते हुए ये पूरा एक अलग से जो बना रहा है, ये ड्यूरिंग का अर्थ देता है वाइल। ठीक है। ऐसा करते हुए, ऐसा करने के दौरान, सिमल्टेनियस एक्शंस को दर्शाने के लिए काम आता है। तो साथ ही इसने क्या कर दिया है? ड्रैग डाउन कर दिया, ड्रैग डाउन घसीट कर नीचे लेकर आना, रिड्यूस कर दिया है किसको? ग्रोथ को। अब कह रहा है कि रेट चेंज इस जंक्चर पर ये हो सकता था क्या? ये बना सकता था मैटर्स को सिग्निफिकेंटली वर्स। ये एडजेक्टिव, ये एडवर्ब। बहुत ज्यादा बना सकता था क्या? बदतर। और आगे सिग्निफिकेंटली का मतलब मैं कह सकता हूं कंसिडरेबली, बहुत ज्यादा मैटर को कर सकता था बदतर। और आगे क्या करता? डैम्पेंट। जैसे कुड हैव तो दे ही दिया, कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म, यहां कुड हैव दोबारा नहीं लगाया, ये भी थर्ड फॉर्म कुड हैव डैम्पेंड है ये, और डैम्पेन कर देता। ये इंक्रीज का एंटोनिम है। इंक्रीज होता है प्रोत्साहित करना, इसका एंटोनिम डिस्करेज बोलते हो ना आप। डिस्करेज का मतलब होता है हतोत्साहित करना, इसी को ही डैम्पेन कहा गया है। तो ये सप्रेस कर देता, डैम्पेन कर देता मूड को इकोनॉमी में। क्लियर? कंसिडरेबली मतलब बहुत ज्यादा, अभी लिखा था मैंने, बहुत ज्यादा। और सब्सेक्वेंट का मतलब होता है बाद में आने वाला। ठीक है। इन स्पीच, अब कह रहा है कि अपने भाषण में आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने प्रेडिक्ट किया, भविष्यवाणी करी, कि भारत की जीडीपी जो है वो 2026-27 जो वित्त वर्ष है उसमें 6.9% की दर से बढ़ेगी। गिवन दैट दिस इज स्टिल द फर्स्ट मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, लेखक कह रहा है कि इस चीज को देखते हुए कि ये तो पहला ही महीना है, फाइनेंशियल अप्रैल चल रहा है ना, पहला ही तो महीना है, तो फर्स्ट मंथ है, इसलिए फोरकास्ट जो है, ये जो पूर्वानुमान है, ये संभावित है कि बदलेगा और बहुत ज्यादा बदलेगा ओवर द सब्सिक्वेंट एमपीसी अनाउंसमेंट्स। आने वाले जो एमपीसी अनाउंसमेंट्स है बाद वाले, उसमें बदलेगा ये। ठीक है। तो इन हिज स्पीच, अपने स्पीच में आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा, ये नाम भी याद रखिएगा वर्तमान में करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से, प्रेडिक्ट किया मतलब इन्होंने फोरकास्ट किया। प्रेडिक्ट करना मतलब भविष्यवाणी करना। फोरकास्ट के तीनों फॉर्म सेम होती है, पता होना चाहिए आपको। फोरकास्ट, 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 तीनों फॉर्म सेम होती है फोरकास्ट की। ठीक है। ब्रॉडकास्ट, 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 टेलीकास्ट, 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 कास्ट, कास्ट, कास्ट। जहां कास्ट आता है ना, उसमें तीनों फॉर्म्स सेम चलती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो इन्होंने भविष्यवाणी करी कि ये कंजंक्शन हो गया। अब देखो यहाँ सेकंड फॉर्म आ रखी है, सेकंड फॉर्म है तो आगे भी पास्ट में जाएगा, तो देखो इंडिया जीडीपी जो है वुड दे दिया विल के स्थान पर, ये ग्रो करेगी इस दर से 2026-27 में। ये एडवर्ब है, टाइम बता रहे हैं। गिवन दैट का मतलब होता है कंसिडरिंग दैट, इस चीज को देखते हुए। ठीक है। टेकिंग इन व्यू, इस चीज को देखते हुए, टेकिंग इनटू अकाउंट। दिस इज स्टिल, स्टिल का मतलब है इवन नाउ। ये अभी भी द फर्स्ट मंथ है, पहला ही महीना है, फर्स्ट के पहले द क्योंकि ऑर्डिनल नंबर है फाइनेंशियल ईयर का। तो फोरकास्ट जो है ये वर्ब, ये एडजेक्टिव है।
इस लाइकली ये फोरकास्ट के लिए आ रहा है। तो ये जो पूर्वानुमान है इसकी संभावना है बदलने की, और बदलेगा भी कैसे? कंसिडरेबली बदलेगा, बहुत ज्यादा बदलेगा। ओवर का मतलब यहाँ पे ड्यूरिंग है, किस दौरान? सब्सिक्वेंट एमपीसी अनाउंसमेंट्स के दौरान, आने वाले एमपीसी घोषणाओं के दौरान। ठीक है, एमपीसी मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इन कॉन्ट्रास्ट का मतलब है विरोधाभासी रूप में, विपरीत, विपरीत रूप से। परसिस्ट का मतलब है जारी रखना। इसका मतलब है हिम्मत करना, सामना करना। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द एमपीसी इन अप्रैल लास्ट ईयर, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, पिछले साल अप्रैल में इसने भविष्यवाणी करी थी ग्रोथ इन 25-26 की, पिछला जो वित्त वर्ष था उसमें ग्रोथ 6.5% रहेगी। लेकिन इसके विपरीत तरीके से गवर्नमेंट का जो लेटेस्ट एस्टिमेट है, गवर्नमेंट का जो नवीनतम पूर्वानुमान है, वो ये है कि 7.6% है। कंसिडरेबल अनसर्टेनिटी कंटिन्यूज टू परसिस्ट, बहुत ज्यादा जो अनिश्चितता है वो लगातार बनी रहती है वेस्ट एशिया में। विद शिपिंग कंपनीज स्टिल हेजिटेंट, क्योंकि जो शिपिंग कंपनीज है वो अभी भी हिचकिचा रही हैं सामना करने में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। ठीक है, कि यहां से हम अगर माल भेज देंगे, इनका हिम्मत नहीं हो रही। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, डीएमपीसी सब्जेक्ट, इसने प्रेडिक्ट किया था, पास्ट परफेक्ट, क्या प्रेडिक्ट किया था? ये कंजंक्शन, की ग्रोथ जो है इस वर्ष में, वो ग्रोथ कैसी होगी? ये वर्ब 6.5%, ये इसका कॉम्प्लीमेंट पार्ट है। इन कॉन्ट्रास्ट ये फ्रेज है। तो इसके विपरीत जो गवर्नमेंट का लेटेस्ट एस्टीमेट है इस साल के लिए, वो क्या है? 7.6% है। कंसिडरेबल अनसर्टेनिटी, ये नाउन और ये एडजेक्टिव है। बहुत ज्यादा जो अनिश्चितता है वो बनी रहती है, ये वर्ब है ना। टू परसिस्ट, यहाँ रिमेन भी कह सकते हो, वो जारी रहती है कि ऐसी ही बनी रहे, परसिस्ट करे। इन वेस्ट एशिया में कैसे? शिपिंग कंपनी जो है वो अभी भी हिचकिचा रही हैं, हेजिटेंट है मतलब रेलेक्टेंट है, अनिच्छुक है। आप इसको अनविलिंग भी कह सकते हो। किस लिए? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बाहर निकलने के लिए, उसका सामना करने के लिए हिम्मत नहीं हो रही इनकी शिपिंग कंपनीज की। ठीक है। अब आइए, देखिए, मैच द कॉलम्स, करिए कोशिश। हेजिटेंट का मतलब क्या है? रिलक्टेंट, डी आएगा आंसर। परसिस्ट का मतलब बनाए रखना है, तो कंटिन्यू आएगा, ए। एस्टिमेट का मतलब पूर्वानुमान है, सॉरी वैसे एस्टिमेट लगभग भी होता है, तो अप्रोक्सीमेशन, ई। सर्ज का बढ़ोतरी, सडन राइज। कांस्टेंट का लिमिटेशन, बाधा, रुकावट, बैरियर, सी। नेक्स्ट पे आइए। ये सब पढ़िएगा आप। ये वन लाइन एग्जाम टेक अवे क्या है, एक लाइन में अगर पूरा सार निकालना चाहिए, समरी क्या है, ये सब पढ़ना। अब देखिए, रोयल शब्द का मतलब क्या है? एजिटेट करना, भी पैसिफाई, शांत करना होता है। फैसिलिटेट का मतलब होता है टू मेक इजियर, सुगम बना देना, आसान कर देना। एंटोनिम हैस्टी का, हैस्टी जल्दबाजी को बोलते हैं, तो ये सिनोनिम है, ये भी सिनोनिम है। ये लापरवाही है, तो ये भी सिनोनिम मानो। ये विचार विमर्श करके डेलिब्रेशन वो होता है। ड्रैग डाउन फ्रेज का मतलब क्या है? टू लोअर और रिड्यूस ग्रोथ। इनकरेक्टली मैच्ड क्या है? हेजिटेंट का रिलेक्टेंट होता है, सही बात है। परसिस्ट का कंटिन्यू होता है, सही है। सर्ज का सडन राइज है, सही है। कांस्टेंट का बाधा होता है, अप्रोक्सीमेशन तो एस्टिमेट का होता है, तो ये गलत हो जाएगा, तो डी आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा? डी। नेक्स्ट, शिपिंग कंपनीज स्टिल हेजिटेंट टू ब्रेव, ये तो एजिटीज एक वर्ड पूछा है आपसे। अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल, व्हाई डिड द आरबीआई डिसाइड टू कीप द इंटरेस्ट रेट्स अनचेंज्ड? क्यों आरबीआई ने डिसाइड किया कि हम अपरिवर्तित रखेंगे रेपो रेट को?
बिकॉज इन्फ्लेशन हैज कंप्लीटली स्टेबलाइज्ड इन इंडिया, क्योंकि इन्फ्लेशन भारत में पूरी तरह से स्थिर हो चुकी है, ऐसी कोई बात नहीं थी। इंटेंशनली स्लो डाउन द जीडीपी ग्रोथ रेट, क्या जानबूझकर ये जीडीपी को कम करना चाह रहे हैं? ऐसा आरबीआई क्यों चाहेगा? बिकॉज ग्लोबल मार्केट्स आर डिस्टर्ब्ड एंड मेजर्ड रेस्पॉन्सेज रिक्वायर्ड, कि ग्लोबल मार्केट पूरा डिस्टर्ब्ड है और एक बैलेंस्ड अप्रोच की जरूरत थी, ये आंसर आएगा। व्हाट इज द प्राइमरी चैलेंज फेस्ड बाय द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रिगार्डिंग द रेपो रेट? प्राइमरी चैलेंज क्या है? इट ओनली अफेक्ट्स इंटरनेशनल ट्रेड एंड नॉट डोमेस्टिक मार्केट्स, ये केवल अंतर्राष्ट्रीय प्रभावित करती है, न कि डोमेस्टिक मार्केट को। एमपीसी तो भारत के लिए ना। इट इम्पैक्ट्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन इन अपोजिट डायरेक्शंस। यही है प्राइमरी चैलेंज, की जो ये दोनों तरह से उल्टा प्रभावित करती है। इट कैन नॉट बी चेंज विदाउट द अप्रूवल ऑफ द वर्ल्ड बैंक, कोई मतलब नहीं है इसका। इट फेल्स टू एड्रेस सप्लाई चेन कॉन्स्टेंट्स इफेक्टिवली, नहीं। हाउ हैज द वॉर इन वेस्ट एशिया स्पेसिफिकली इम्पैक्टेड द इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू द पैसेज? क्यों, मतलब कैसे जो वेस्ट एशिया में युद्ध है उसने प्रभावित किया है इकोनॉमी को पैसेज के अकॉर्डिंग? इट हैज एक्सेलरेटेड जीडीपी ग्रोथ सिग्निफिकेंटली, क्या इसने, इस वॉर के कारण जीडीपी ग्रोथ बढ़ गई है? क्या इसने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम कर दिया है? बढ़ाई होगा ना। इट हैज कॉज्ड सप्लाई चेन कांस्टेंट दैट पुश्ड अप कॉस्ट एंड ड्रैग डाउन ग्रोथ, इसने सप्लाई चेन जो कांस्टेंट था उसको बढ़ा दिया है, जिस कारण से कीमतें बढ़ गई है, ग्रोथ कम हो गई है। फिर व्हाट कैन बी लॉजिकली इन्फर्ड फ्रॉम द ऑथर्स यूज ऑफ द फ्रेज टाइमली इनएक्शन? टाइटल टाइटल लिखा टाइमली इनएक्शन, तो इनमें से लॉजिकली क्या इन्फर कर सकते हो? द आरबीआई इज फेलिंग टू परफॉर्म इट्स रेगुलेटरी ड्यूटीज, ऐसा नहीं है। डूइंग नथिंग इज करेंटली द मोस्ट स्ट्रेटेजिक एंड बेनिफिशियल पॉलिसी डिसीजन, वर्तमान में कुछ नहीं करना ही रणनीतिक तौर से सबसे समझदारी भरा और लाभदायक कदम है, ये आंसर आएगा। Given the differences between the MPC's previous prediction 6.5%, the RBI's governor's current prediction 6.9%, and the government's estimate 7.6%, what can be inferred? इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो? The RBI governor and the government are in open conflict. क्या ये डेटा को लेकर एक दूसरे के विपरीत बातें ही करते हैं? ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक फोरकास्टिंग इज हाईली वॉलेटाइल, इकोनॉमिक पूर्वानुमान लगाना जो है बहुत अस्थिर होता है और सब्जेक्ट टू अधीन होता है कॉन्स्टेंट रिविजन्स ड्यू टू ग्लोबल अनसर्टेनिटीज, वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को रिवाइज करना पड़ता है, यही आंसर आएगा। ठीक है भाई, तो ये था आज के इस एडिटोरियल में। मुलाकात होगी अब कल एक नए सेशन के साथ ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।